नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आ रहा है। ब्रजभूषण ने ऑन कैमरा न सिर्फ महिला रिपोर्टर के साथ बदसलूकी की, बल्कि कार के गेट से दबाकर उसका माइक भी तोड़ दिया। ये पूरा मामला न्यूज चैनल के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और अब ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह का अहंकार देखिए। एक महिला पत्रकार सवाल पूछ रही थी तो उसे डांटा और जब इससे भी मन नहीं भरा तो उसका माइक तोड़ दिया। नरेंद्र मोदी जी अपने इस चहेते सांसद की करतूतों पर कब तक चुप रहेंगे? महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी करने के मामले में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि पीएम मोदी के लाडले सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की सरेआम गुंडागर्दी, महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने वाले ब्रजभूषण सिंह ने अब महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी की और उनका माइक तोड़ डाला। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए जो ऐसे सांसद का बचाव कर रहे हैं जो बेटियों के साथ सरेआम दुर्व्यवहार करता है। वहीं योगेंद्र यादव ने कहा है कि कुछ लोग बदमिजाज होते ही हैं। सरकार के सह पर इनका अहंकार तो देखिए, जिस मीडिया ने इन्हें सर पर चढ़ाया आज उसी मीडिया को दुत्कार रहे हैं। जनता सब समझती है, जनता जवाब देगी, बेटियों को न्याय मिले बस। ब्रजभूषण को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा है कि कानून और नैतिकता कहती है कि महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी को उसके पद से हटाया जाए, निष्पक्ष जांच हो, गिरफ्तारी हो और अदालत में उसे सजा दिलवाई जाए। लेकिन भाजपा सरकार में देश का मान बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ियों के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी को बचाया क्यों जाता है? मामले को दबाया क्यों जाता है? जांच में मामले को रफा दफा क्यों किया जाता है? पूरी सरकार इस मामले पर मौन क्यों है? आरोपी अभी तक भाजपा में क्यों है और कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि 6 शीर्ष पहलवानों की शिकायतों की अब तक की जांच के आधार पर सिंह पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए धारा 506, 354 लागू करना, 354A और 354D जैसे आरोप हैं। चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि एक मामले में तो सिंह का उत्पीड़न बार बार और जारी था। इंडियन एक्सप्रेस की खबर में कहा गया है कि चार्जशीट 13 जून को दाखिल की गई थी। 6 में से 2 मामलों में सिंह पर धारा 354, 354A और 354D के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि 4 मामले धारा 354 और 354A के तहत हैं। इनमें 5 साल तक की जेल की सजा है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार दिल्ली पुलिस ने अदालत से सिंह और गवाहों को बुलाने का अनुरोध किया है। चार्जशीट में कहा गया है कि आरोपियों को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जा सकता है और गवाहों की सूची में वाले नामों को दस्तावेजों के साथ जांच के लिए बुलाया जा सकता है। तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट ने पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाने की सोमवार को घोषणा की। जिस समारोह में मोदी को पुरस्कार मिलेगा वहां 1 अगस्त को शरद पवार को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया है। इस घोषणा के एक दिन बाद मंगलवार को कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ने इसको लेकर आपत्ति जताई है। शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को पुरस्कार दिए जाने की आलोचना की। साथ ही ठाकरे ने पीएम मोदी से सवाल किया कि वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार से पुरस्कार स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, जिन पर उन्होंने हाल ही में भ्रष्ट होने का आरोप लगाया था। मीडिया से बात करते हुए ठाकरे ने कहा कि उन्हें अखबारों में यह पढ़कर आश्चर्य हुआ कि पीएम मोदी को शरद पवार से लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिलेगा। उद्धव ने कहा कि लोकमान्य तिलक ने ब्रिटिश सरकार से पूछा था कि क्या सरकार का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन अब ये सवाल कौन पूछेगा। उद्धव ने कहा कि जिस पार्टी पर 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप था वो अब आपके साथ है। शरद पवार आपको पुरस्कार प्रदान करने जा रहे हैं और हमारी पार्टी के दलबदलू आपके साथ हैं। वहीं ट्रस्ट के इस कदम से असहमति जताते हुए शहर कांग्रेस प्रमुख अरविंद शिंदे ने कहा कि तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष राज्य कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। हमारे नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करती रही है। कांग्रेस नेता द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की सराहना करते हुए पुरस्कार देने की घोषणा से पार्टी कार्यकर्ता नाखुश हैं। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को करारा झटका लगा है। शीर्ष कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को अवैध ठहरा दिया है और केंद्र के फैसले को पलट दिया है और ये फैसला सुनाया है कि वो 31 जुलाई तक ही इस पद पर बने रह सकते हैं। वैसे ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर तक था, यानी उनका कार्यकाल भी कम कर दिया गया है।
अदालत ने हालांकि अपने एक अहम आदेश में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में हाल में किए गए बदलावों को उचित करार दिया है, जिसके बाद केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी के डायरेक्टरों का कार्यकाल बढ़ा सकती है। अदालत ने इनके 2 साल के तय कार्यकाल के अलावा 3 और साल के लिए कार्यकाल बढ़ाने का आदेश दिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने ईडी डायरेक्टर मिश्रा का कार्यकाल 2020, 2021 और 2022 में एक साल के लिए बढ़ा दिया था। 1984 बैच के IRS अधिकारी संजय कुमार मिश्रा को नवंबर 2018 में 2 साल के लिए ईडी का डायरेक्टर बनाया गया था। बता दें, इस मामले में याचिका देने वालों में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा और साकेत गोखले शामिल थे। ईडी के निदेशक का तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को अवैध करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आलोचकों को जवाब दिया है। शाह ने कहा कि ईडी मामले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मानने वाले कई कारणों से भ्रम में हैं। उन्होंने कहा कि जबकि सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा विधिवत पास किए गए सीबीसी कानून में बदलाव को बरकरार रखा है, उनके अनुसार भ्रष्ट और कानून का गलत इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई करने की ईडी की शक्तियां पहले जैसी ही रहेंगी। शाह ने ट्वीट कर कहा कि ईडी ऐसी संस्था है जो किसी भी व्यक्ति से ऊपर है और वो अपने मुख्य उद्देश्य यानी मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करने पर केंद्रित है। ऐसे में ईडी का डायरेक्टर कौन है ये अहम नहीं है, क्योंकि जो कोई भी इस भूमिका में होता है वो विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले ताकतवर लोगों के आराम पसंद समूह के अनियंत्रित भ्रष्टाचार पर नजर रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संविधान के आर्टिकल 370 में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर रोजाना सुनवाई के लिए 2 अगस्त 2023 की तारीख तय कर दी है। ये सुनवाई सोमवार से शुक्रवार तक हुआ करेगी। अदालत ने कहा है कि 27 जुलाई तक सभी पक्ष इस मामले में अपना जवाब दाखिल करा दें। उसके बाद कोई बदलाव कराने की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद 2 अगस्त को अगली सुनवाई की जाएगी। बता दें, केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 में बदलाव करके जम्मू और कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया था। कुछ याचिकाओं में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को भी चुनौती दी गई है, जिसने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। धारा 370 पर सुनवाई करने वाली बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, BR गवई और सूर्यकांत हैं। अनुच्छेद 370 पर केंद्र सरकार के द्वारा दाखिल नए हलफनामे को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा है कि वो सिर्फ संवैधानिक मुद्दे पर सुनवाई करेगा। केंद्र के नए हलफनामे का इस मामले में कोई प्रभाव नहीं है। CJ चंद्रचूड़ ने कहा कि संघ के ताजा हलफनामे का संवैधानिकता से जुड़े मामले की खूबियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दबे ने कहा कि संघ के हलफनामे की अवहेलना की जानी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सभी पक्षकारों से अपना जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि अनुच्छेद 370 को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 2 अगस्त से रोज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम इंसाफ की उम्मीद करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो धोखा हुआ, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई, उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 4 साल लगे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में, उसी से पता लगता है कि हमारा केस कितना मजबूत है। अगर हमारा केस कमजोर होता, यकीन माने कि ये हफ्तों के भीतर इसकी सुनवाई शुरू करवाते। इतना वक्त लगा उनको क्योंकि 5 अगस्त 2019 को कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। समान नागरिक संहिता या UCC के विरोध में अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति प्रमुख के चंद्रशेखर राव भी आ चुके हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को ही के चंद्रशेखर राव से इस सिलसिले में मिला था। मुलाकात में उनसे प्रतिनिधिमंडल ने समान नागरिक संहिता के विरोध में समर्थन मांगा है। इसमें बोर्ड के प्रेसिडेंट खालिद सैफुल्लाह रहमानी, AIMM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत कई अन्य मौजूद थे। इस मुलाकात में KCR ने बताया कि उन्होंने अपने सांसदों को निर्देश दिया है कि संसद में UCC का विरोध करने के लिए रणनीति बनाएं। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि भाजपा विकास को नजरअंदाज करके राजनीतिक लाभ के लिए समान नागरिक संहिता के नाम पर लोगों को बांटने की साजिश रच रही है। इससे देश की धर्मनिरपेक्षता को खतरा है। ये देश की बड़ी आबादी जो विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों और संस्कृति को मानती है, उसकी पहचान के लिए झटका है। ये आदिवासियों में भ्रम बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि हम भारत की एकता, अखंडता को नष्ट करने वाले कानूनों का विरोध करेंगे।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को कथित तौर पर कलंक कहने को लेकर राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ प्रदर्शन किया है और उनसे अपनी टिप्पणी वापस लेने की मांग की है। इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मैंने तो सिर्फ कलंक कहा है। कलंक शब्द अगर उन्हें इतना बुरा लगा है तो लोगों के घर ईडी सीबीआई भेजकर उन्हें कलंकित करते हैं, उसका क्या है। उद्धव ठाकरे ने इस दौरान एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट की कड़ी आलोचना की। ठाकरे ने कहा कि आज भारत में राजनीति आईपीएल जैसी हो गई है, जहां ये समझना मुश्किल है कि कौन किस तरफ से खेलता है, इसका पता नहीं है। पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावित पंचायत और ग्रामीण निकाय चुनाव में वोटों की गिनती फिलहाल जारी है। टीएमसी 14,972 ग्राम पंचायत सीटों पर आगे थी। बीजेपी 3,421 पर, सीपीआईएम के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा 1488 पर और कांग्रेस 824 सीटों पर आगे थी। वोटों की गिनती कल 19 जिलों के 696 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान के एक दिन बाद आज सुबह शुरू हुई। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में प्रवेश शुक्ला के द्वारा आदिवासी मजदूर पर पेशाब करने के मामले में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप भारद्वाज का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से कहा है कि पेशाब करना कौन सा अपराध है, इसमें कौन सी धारा आती है। उन्होंने प्रवेश शुक्ला का बचाव तो किया ही, साथ ही पीड़ित मजदूर के नशे में होने पर भी सवाल उठाया। भारद्वाज ने कहा कि सार्वजनिक जगह पर शराब पीना अपराध है और उसके खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप भारद्वाज का वीडियो ट्वीट किया है। साथ ही लिखा है कि सुनिए इन महाशय को, आखिर क्या हो गया है हमारी सामाजिक चेतना को। यही नहीं, पेशाब कांड आरोपी प्रवेश शुक्ला के समर्थन में ब्राह्मण समाज ने सीधी में बड़ी सभा कर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। मध्य प्रदेश में ब्राह्मण समाज के सदस्यों ने सीधी पेशाब कांड के आरोपी के परिवार के घर के पुनर्निर्माण में मदद के लिए धन जुटाने का अभियान शुरू किया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि एक आदिवासी शख्स पर पेशाब करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कार्रवाई के लिए दबाव बनने पर प्रशासन ने आरोपी के घर के कुछ हिस्से को बुलडोजर से ढहा दिया था। प्रशासन द्वारा जिस पर घर को ढहाया गया उसमें आरोपी प्रवेश शुक्ला अपनी पत्नी, 3 साल की बेटी और माता पिता के साथ रहता था। घर को ढहाए जाने से समुदाय के लोग नाराज हैं। सोशल मीडिया पर कि कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि जब अपराध प्रवेश शुक्ला का था तो उसके माता पिता, पत्नी और बेटे का क्या कसूर था। अंग्रेजी अखबार टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्र ने कहा है कि संगठन उस परिवार का घर बनाएगा जो ढहा दिया गया है। आरोपियों ने जो किया वो निंदनीय है, लेकिन परिवार को क्यों भुगतना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने शुरुआत में 51,000 रुपए की सहायता प्रदान की थी और परिवार के मुखिया का खाता नंबर हमारे पूरे संगठन में प्रसारित कर दिया गया है। लोग घर के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने टीओआई से कहा है कि समाज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करेगा जिसमें ये जानने की मांग की जाएगी कि सरकार ने किस कानून के तहत परिवार के वैध घर को ध्वस्त कर दिया। सीधे में भाजपा नेता द्वारा आदिवासी के सिर पर पेशाब करने और आदिवासियों पर कथित अन्याय अत्याचार की घटनाओं के सिलसिलेवार वीडियो वायरल होने के बीच झाबुआ से शर्मनाक घटना सामने आई है। झाबुआ में कन्याओं के आदिवासी हॉस्टल में औचक निरीक्षण के दौरान नाबालिग बच्चों को बैड टच और बेहुदा सवाल करने वाले डिप्टी कलेक्टर सुनील कुमार झा के खिलाफ मंगलवार सुबह 6:30 बजे एफआईआर दर्ज की गई है। इंदौर कमिश्नर ने झा को मुअत्तल भी किया है। जानकारी के अनुसार झाबुआ के नवीन अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम की अधीक्षक श्रीमती निर्मला झरबड़े की शिकायत पर झाबुआ पुलिस स्टेशन ने झा के खिलाफ मुकदमा कायम किया है। शिकायत के अनुसार डिप्टी डीएम झा रविवार 9 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे कन्या आश्रम पहुंचे थे। आश्रम पहुंचने के बाद अधीक्षक को बाहर रहने का आदेश देने के बाद डिप्टी डीएम झा कन्याओं के रूम में अंदर घूम रहे थे। शिकायत में बताया गया है कि आश्रम के कमरा नंबर 5 में रहने वाली लड़की नहाकर निकली थी। डिप्टी डीएम ने उसका नाम पूछा, कंधे पर हाथ रखा, पलंग पर बैठाया, पास बैठे बुरी नीयत से कमर में हाथ डाला। उन्होंने बालों को सूंघ कर पूछा, कौन सा तेल लगाती हो? लड़की ने बताया, आंवले का। तो सर ने बालों को किस किया। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून की वैधता को चुनौती दी गई है। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने में जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने में एक बार फिर केंद्र सरकार को मोहलत दे दी है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये मामला विचाराधीन है और सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय चाहिए।
बता दें 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव सरकार ये कानून लेकर आई थी। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट या पूजा स्थल अधिनियम 1991 कहता है कि देश की आज़ादी से पूर्व यानी 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। कानून के मुताबिक आज़ादी के समय जो धार्मिक स्थल जैसा था वैसा ही रहेगा। अगर कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल की जेल की सजा हो सकती है। यह कानून तब आया जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बेहद गर्म था। माना जाता है कि बाबरी मस्जिद के विवाद के बाद अन्य जगहों पर वैसा विवाद होने से रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था। हालांकि अब कुछ लोग इस कानून को हटाने की बात कर रहे हैं। निवेशक बैंक गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत के 2075 तक जापान, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। भारत वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी आज से 50 साल बाद भारत की अर्थव्यवस्था चीन को छोड़कर बाकी सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ चुकी होगी। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि चूंकि भारत की 1.4 बिलियन लोगों की आबादी दुनिया की सबसे बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसके जीडीपी का नाटकीय रूप से विस्तार करने का अनुमान है। गोल्डमैन सैक्स रिसर्च प्रोजेक्ट का आकलन है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।